Good morning, students. So, today we'll start with our biology portion. But, first things first, as you have opted for science as your subject stream, you should know some things about science. Let's start with the father of science. Father of science is Galileo Galilei. इन्होंने सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड या नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड स्टडी करी थी. साइंस इज़ वॉट वी डू टू फाइंड आउट अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड. नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड हम जितनी भी स्टडी करते हैं वो सब हम इस सब्जेक्ट में ही पढ़ते हैं. ब्रांचेस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आता वो मेन सब्जेक्ट साइंस में ही है. Science is also known as the systematic process for learning about the world and testing our understanding of it. Science एक systematic process है learning की जिसमें हम world के बारे में पढ़ते हैं. Science की बहुत सारी branches होती हैं जैसे कि cell and molecular biology, genetics, evolution, zoology, botany, chemistry, physics etc. लेकिन main subject science में टोटल नेचुरल वर्ल्ड की हम स्टडी करते हैं. बायोलॉजी भी ऐसी ही एक ब्रांच है लेकिन बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड सारी पढ़ाई करते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. सो उनके वाइटल लाइफ प्रोसेसेस और उनके बॉडी फंक्शंस, बॉडी स्ट्रक्चर्स, ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. And the father of biology is Aristotle. Now let's start with the first unit, that is reproduction. So in this unit we have 4 chapters. इस unit में 4 chapters हैं. Chapter 1 is reproduction in organisms. Chapter 2 is sexual reproduction in flowering plants. Chapter 3 is human reproduction and Chapter 4 is reproductive health. Biology is essence is the story of life on earth. अर्थ पर जितनी भी लाइफ है उनकी कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे उनका लाइफ प्रोसेस चलता है, उनमें अडेप्टेशंस क्या क्या हुए, ये सब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं. While individual organisms die without fail, species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction. स्पीशीज़ की डेथ भी होती है लाइफ में लेकिन वो स्पीशीज़ फिर भी कंटिन्यू रहते हैं. तो कैसे कंटिन्यू रहते हैं? बिना किसी नेचुरल फिनोमेना के कंटिन्यू नहीं रह सकते. बिकॉज डेथ इज़ अ सर्टेनिटी. डेथ निश्चित होती है ऑर्गेनिजम्स की लेकिन फिर भी उनकी स्पीशीज़ चलती रहती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सटिंक्शन का पीरियड आया, जैसे कि डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन पीरियड आया, वो नेचुरल फिनोमेना थी डेथ की, इसीलिए उनका एक्सटिंक्शन हुआ. अगर लेकिन वो नेचुरल फिनोमेना नहीं होता तो उनकी स्पीशीज़ कंटिन्यू रहती. तो ऐसी कुछ तो प्रोसेसेस होंगी जिनकी वजह से वो स्पीशीज़ कंटिन्यू रहती हैं. तो ऐसी ही एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच स्पीशीज़ maintain their continuity generation after generation. रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इंडिविजुअल्स या अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है. चैप्टर 1 में दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हम 2 मेजर कैटेगरीज पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Each and every organism can live only for a certain period of time. अब हमको पता है कि जितनी भी लाइफ अर्थ पर है वो कभी ना कभी डेथ उनकी ज़रूर होती है. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ एक कुछ टाइम पीरियड के लिए ही ज़िंदा रह सकते हैं. वो हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहते, अमर वो नहीं होते. इसीलिए जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की वो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि स्पीशीज़ मेंटेन रहें. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर डेथ तक का जो भी पीरियड होता है वो लाइफ स्पैन होता है.
इसमें एक्सीडेंटल डेथ को हम काउंट नहीं करते, ये हम अप्रॉक्सीमेटली एजेस लेते हैं सारे स्पीशीज़ की। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर है, तो वो किसी एक पैरट का लाइफ स्पैन नहीं है, वो हमने पूरी स्पीशीज़ का एस्टिमेट निकाला है कि कितना उनका लाइफ स्पैन का एवरेज होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर डेथ तक का पीरियड जो भी होता है वो हम उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन मानते हैं। Lifespan of a few organisms are given in figure 1.1. ओके, सो ये है आपका फिगर 1.1। इसमें अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन्स दे रखे हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन इसमें दे रखा है 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, tortoise 100 to 150 years and banyan tree is approximately 1000 years। इस टेबल में देख के हम ये बता सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उनके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रो और पैरट जो हैं उनका साइज़ सिमिलर होता है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन बहुत डिफरेंट होता है। इनके जो बर्थ से लेकर डेथ तक का पीरियड है वो बहुत वेरी करता है, जैसे कि क्रो मैक्सिमम 15 साल तक ज़िंदा रहते हैं और पैरट्स 140 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकते हैं। इनका साइज़ सिमिलर है लेकिन इनके लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस है। एक बात तो हो गई साइज़ की। नाउ वील टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी। टॉर्टोइस फॉर एग्जाम्पल इट्स गिवन 100 to 150 ईयर्स, वेयर एज क्रोकोडाइल इज़ गिवन 60 ईयर्स। अब इनके साइज़ में बहुत डिफरेंस है। टॉर्टोइस साइज़ में कंपैरेटिवली छोटा होता है क्रोकोडाइल से, क्रोकोडाइल थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी डिफरेंस है। टॉर्टोइस की बॉडी लेस कॉम्प्लेक्स होती है, क्रोकोडाइल की बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन फिर भी टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन ज़्यादा है। तो बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितनी सिंपल है इससे भी लाइफ स्पैन का कोई लेना देना नहीं है, इस पर भी लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली बनियान ट्री जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक ज़िंदा रहता है। ओके, वेयर एज रोज़ की अगर हम बात करें तो रोज़ मैक्सिमम डेज तक ही ज़िंदा रह सकता है। तो ऑर्गेनिजम्स एक छोटा सा फ्लावर है या फिर कोई बड़ा ट्री है, इस पर भी लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days and as long as a few thousand years? जैसे कि बनियान ट्री की हमने बात करी 1000 ईयर्स तक जीते हैं और जो रोज़ है वो कुछ दिन तक ही ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जानना कि लाइफ स्पैन कितनी वेरी कर सकती है, लाइफ स्पैन में कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है। You may note that lifespans of organisms are not necessarily correlated with their sizes. The sizes of crows and parrots are not very different, yet their lifespans show a wide difference. ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं अभी कि क्रो और पैरट का साइज़ रिलेटेड ही होता है, सेम हो सकता है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत डिफरेंस होता है उसमें। Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a peepal tree. अगर दोनों ही हम पेड़ों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंगो ट्री और पीपल ट्री, तो इसमें भी बहुत डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। जो मैंगो ट्री होता है उसका लाइफ स्पैन कंपेरेटिवली कम होता है पीपल ट्री के लाइफ स्पैन से। Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. लाइफ स्पैन का पीरियड कितना भी ज़्यादा हो कितना भी कम हो, लेकिन डेथ होना तो निश्चित होता है। डेथ इज़ अ सर्टेनिटी, दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल। कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं होता एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जाम्पल हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसमें डेथ नहीं होती है, ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand of years? अब हमने बोला कि डेथ होना सर्टेन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ में रहते हैं। तो कोई तो ऐसी प्रोसेस होगी जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स अपनी स्पीशीज़ मेंटेन कर सकते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन।
There must be some processes in living organisms that ensure this continuity. कोई ऐसी प्रोसेस होती है जो कि ये कंटिन्यूटी को इंश्योर करती है. येस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन. तो ऐसी ही एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन. इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में ही पढ़ेंगे. तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या कर रही है? स्पीशीज़ का कंटिन्यूएशन मेंटेन कर रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. एक के बाद एक ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, डेथ होती रहती है, लेकिन क्योंकि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे कंटिन्यूसली, इसीलिए ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे अनलेस कोई नेचुरल फिनोमेना हो, जैसे डायनासोर्स के केस में हुआ था. डायनासोर्स के केस में नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल मिस हैपनिंग की वजह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे. लेकिन अगर वो नेचुरल डेथ नहीं होती तो उनकी स्पीशीज़ भी अभी रिप्रोडक्शन की वजह से कंटिन्यू रहती. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, that is offspring, similar to itself. Reproduction एक ऐसी biological process है जिससे कोई भी organism अपने young ones यानी कि अपने offspring को produce करते हैं, और वो offspring बिल्कुल उन्हीं की तरह होते हैं, similar to itself. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. अब एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस किया, दैट इज़ एक मैच्योर इंडिविजुअल ने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करी. अब वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है वो ग्रो करेगी, मैच्योर करेगी और नए इंडिविजुअल, नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगी. ऐसे ही ये चेन चलती रहती है, ऐसे ही स्पीशीज़ कंटिन्यू रहते हैं. दस देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. तो सबसे पहले क्या हुआ? नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, बर्थ हुआ, ठीक है, फिर उसने ग्रो किया तो ग्रोथ हुई एंड लास्टली उनकी डेथ हो जाती है. लेकिन बर्थ और ग्रोथ के बाद एक फेज़ आता है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव फेज़. इस फेज़ में ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. तो बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ. Reproduction enables the continuity of species generation after generation. ये फिनोमेना हम बार बार स्टडी कर रहे हैं. रिप्रोडक्शन क्या इनेबल कर रहा है? स्पीशीज़ का कंटिन्यूएशन. रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, क्योंकि एक के बाद एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं. फर्स्ट जनरेशन ने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करा, फिर वो ऑफस्प्रिंग ने ग्रो किया, मैच्योर किया, उनकी रिप्रोडक्टिव फेज़ आई, उन्होंने दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए, फिर उनकी डेथ हो गई, ठीक है. लेकिन उन्होंने रिप्रोडक्शन कर लिया डेथ से पहले, इसलिए एक ऑफस्प्रिंग ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गए. फिर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उन्होंने भी रिप्रोड्यूस किया. ऐसे ही स्पीशीज़ कंटिन्यू रहती हैं. रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन. एक के बाद एक जनरेशन फॉर्म होती रहती है. You will study later in Chapter 5 Principles of Inheritance and Variation. Chapter 5 में हम Principle of Inheritance और Variation के बारे में पढ़ेंगे. ये दोनों टर्म्स भी रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हमको पहले समझना पड़ेगा इन दोनों प्रिंसिपल्स को समझने से पहले. How genetic variation is created and inherited during reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं और इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर्स का. ये भी हम आगे चैप्टर 5 में ही पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी फर्दर कैटेगरीज में वो भी डिवाइडेड है. There is a large diversity in the biological world and each organism have evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. अब बायोलॉजिकल वर्ल्ड की डाइवर्सिटी से तो आप फेमिलियर हो. बहुत डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ में. अगर हम सिंपल अर्थ की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत तरीके के प्लांट्स हैं, बहुत तरीके के एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कुछ है. तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है एक अर्थ पर. हर ऑर्गेनिज्म ने अपना खुद का मैकेनिज़्म डेवलप किया है मल्टीप्लाई करने के लिए और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए.
अब ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स या तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, या फिर असेक्सुअल के भी टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म उसी तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना मैकेनिज़्म डेवलप कर लिया है जो उनके लिए सूटेबल है, जो उनके लिए फेवरेबल है। उस अकॉर्डिंग उन्होंने अपना अपना मैकेनिज़्म डेवलप कर लिया है ताकि वो रिप्रोड्यूस करें। Based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types. Reproduction दो तरीके का होता है। किस पे डिपेंड करती है ये बात इस पे डिपेंड करती है कि इस प्रोसेस में कितने ऑर्गेनिज्म ने पार्टिसिपेट किया है। अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में दो ऑर्गेनिजम्स लग रहे हैं, दैट इज़ वन मेल एंड वन फीमेल, तो हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टडी करते हैं। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. जब एक सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तब वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें गैमेट का बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गैमेट्स बन भी सकते हैं। So this is asexual reproduction. When two parents opposite sex, that is एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होनी चाहिए, दो मेल और या फिर दो फीमेल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकते। तो दो ऑपोजिट सेक्स के अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में तो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में गैमेट्स का बनना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि दोनों गैमेट इसमें लगते हैं, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। ओके, so this is the basic concept of reproduction. Now in the next video we will start with 1.1 asexual reproduction.